वेलकम टू योर स्टडी डेस्टिनेशन। तो आज हम नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने वाले हैं, जो है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। और अगर आपने सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के बारे में अभी तक नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थियोरेटिकली पढ़ने से पहले हम लोग जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को थोड़ा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ताकि हमारे लिए थोड़ा ईजी हो जाए इस कंसेप्ट को लर्न करना। तो अब समझते हैं। भारत की एक फैमिली है, उन्होंने एक बिजनेस खोला हुआ है भारत एंड सन्स के नाम से, जिसमें ये सभी लोग उस बिजनेस के मेंबर्स हैं। अब भारत है, भारत के 3 बेटे हैं, एक है राम, एक है श्याम, एक है लक्ष्मण। अब मैरिज के बाद इनकी जो वाइफ है वो भी इस फैमिली का पार्ट बन गई, जो है राम की वाइफ, श्याम की वाइफ और लक्ष्मण की वाइफ। राम की 2 बेटे हैं लव कुश और श्याम की एक बेटी है मीरा। तो अब ये जो फैमिली है इसमें एल्डेस्ट मेंबर कौन है? भारत। तो इस फैमिली में कर्ता कौन होगा? भारत। कर्ता कौन होता है? जो बिजनेस का सारा कंट्रोल जिसके हाथ में होता है, जो पूरा बिजनेस मैनेज करता है। तो एल्डेस्ट मेंबर कौन है इस फैमिली का? भारत। तो कर्ता कौन हुआ? भारत। अब ये जो फैमिली है इसमें राम, श्याम, लक्ष्मण, लव कुश और मीरा, इनको बाय बर्थ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी कि जो पूर्वजों की प्रॉपर्टी है उसमें इक्वल राइट मिला। यानी कि जैसे ही इस फैमिली में इनका जन्म हुआ वैसे ही पूर्वजों की प्रॉपर्टी में इनको इनके राइट्स मिल गए, यानी कि इनका अधिकार है उस प्रॉपर्टी में। तो अब राम, श्याम, लक्ष्मण, लव कुश और मीरा, इन सबको हम बोलते हैं को पार्टनर्स। को पार्टनर्स होते हैं वारिस, जिनको जन्म के साथ ही अपनी पूर्वजों की प्रॉपर्टी में पूरा अधिकार मिल जाता है, यानी कि उन सबका इक्वल राइट है उस प्रॉपर्टी में। अब हम बात करते हैं राम की वाइफ, श्याम की वाइफ और लक्ष्मण की वाइफ। अब ये तीनों इस फैमिली के मेंबर तो हैं, पर इस फैमिली में ये को पार्टनर नहीं है। ये को पार्टनर क्यों नहीं है? क्योंकि इनका बर्थ इस फैमिली में नहीं हुआ है, ये दूसरी फैमिली से बिलोंग करते थे और मैरिज के बाद ये इस फैमिली का पार्ट बन गए हैं। तो राम की वाइफ, श्याम की वाइफ और लक्ष्मण की वाइफ, ये सब इस फैमिली के सिर्फ क्या है? मेंबर्स, ना कि को पार्टनर। को पार्टनर कौन होता है? को पार्टनर वो होता है जिसको बाय बर्थ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में इक्वल राइट्स मिल जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मीरा की। ठीक है, मीरा क्या है इस फैमिली की? डॉटर है। श्याम की डॉटर कौन है? मीरा। अब ये अनमैरिड है। अनमैरिड है तो ये इस फैमिली की मेंबर भी है और को पार्टनर भी है। को पार्टनर क्यों? जैसे ही इस फैमिली में इसका जन्म हुआ वैसे ही इसको इस प्रॉपर्टी में पूरे राइट्स मिल गए। जितने राइट और लोगों के हैं उतने इक्वल राइट इसके भी हैं। अब मीरा की मैरिज हो गई, तो मीरा की मैरिज के बाद ये इस फैमिली की मेंबर नहीं रहेगी, यानी कि इस जॉइंट हिंदू फैमिली की मेंबर मीरा नहीं रहेगी आफ्टर मैरिज। वो सिर्फ क्या रहेगी इस फैमिली में? को पार्टनर। सिर्फ क्या रह जाएगी? को पार्टनर। तो अब दोबारा से देख लेते हैं। एल्डेस्ट मेंबर क्या होता है? कर्ता। और एल्डेस्ट मेंबर कौन है? भारत। अब बाकी जो इसके डिसेंडेंट्स हैं, जैसे कि राम, श्याम, लक्ष्मण, लव कुश और मीरा, इनको बाय बर्थ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में क्या मिले? इक्वल राइट्स। तो इन सबको क्या बोलते हैं? को पार्टनर्स। अब इनके जो स्पाउस यानी कि इन लोगों की जो वाइफ है, ये सब क्या होती है? सिर्फ मेंबर, और ये को पार्टनर नहीं होती है। ठीक है, अब हम लोग इसको थ्योरेटिकली पढ़ते हैं और सारे कंसेप्ट्स को समझते हैं। अब इस कंसेप्ट को हम थ्योरेटिकली समझ लेते हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पॉपुलरली कहाँ पे पाया जाता है? सिर्फ इंडिया में। ये एक ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस है जिसको कौन गवर्न करता है? हिंदू लोग। ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसको ओन और कैरी कौन करते हैं? हिंदू फैमिली के मेंबर्स। यानी कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसको गवर्न कौन करता है? हिंदू लोग। और उसको ओन और कैरी कौन करते हैं? HUF के मेंबर्स। अब इस बिजनेस में मेंबरशिप कैसे मिलती है?
मेंबरशिप जो होती है वो हमेशा कैसे होती है? बाय बर्थ। जैसे ही उस फैमिली में जन्म हुआ वैसे ही तुम्हें क्या मिल जाएगी? उस फैमिली में मेंबरशिप मिल जाएगी। और जो भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, पूर्वजों की प्रॉपर्टी है, उसमें क्या मिल जाएंगे? इक्वल राइट्स। तो इक्वल राइट्स जब होते हैं हमारे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? को पार्टनर्स। को पार्टनर्स कौन होते हैं? वारिस, जिनके इक्वल राइट्स होते हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में। फैमिली का एल्डेस्ट मेंबर कौन होता है? कर्ता। कर्ता कौन होता है? जो सारा बिजनेस कंट्रोल करता है। तो कर्ता कौन बनता है? जो एल्डेस्ट मेंबर होता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के फीचर्स। जॉइंट हिंदू फैमिली के बिजनेस को शुरू करने के लिए कम से कम कितने मेंबर्स होने चाहिए? 2 मेंबर्स। 2 मेंबर्स मिलकर एक जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और उनके पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए, यानी कि पूर्वजों की प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए जो उनको मिली है। लाइबिलिटी, हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में क्या पढ़ा था? सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड, यानी कि अगर क्रेडिटर को पैसा चुकाना पड़ गया तो उसको अपने पर्सनल एसेट्स तक भी बेचने पड़ सकते हैं। उसको अपने घर की ज्वेलरी, अपना घर का जो पर्सनल एसेट्स है वो भी उसके बिक सकते हैं। अब हम देखते हैं एचयूएफ के केस में। एचयूएफ के केस में सारे मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड। लिमिटेड कितनी लिमिटेड? जितना उनका को पार्सनरी प्रॉपर्टी में शेयर है, यानी कि जितना अधिकार उनको प्रॉपर्टी में मिला है, यानी कि पूर्वजों की प्रॉपर्टी में जितना उनका शेयर है, सिर्फ उतनी ही उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। पर जो कर्ता यानी कि जो बिजनेस को कंट्रोल कर रहा है, एल्डेस्ट मेंबर, उसकी लाइबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड। तो मेंबर्स की लाइबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड। और कर्ता की लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड। अब बिजनेस कौन कंट्रोल करता है? ये हमने पढ़ा था। बिजनेस कंट्रोल कौन करता है? कर्ता। अब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी की। बिजनेस कंटिन्यू, यानी कि अगर सपोज करो कर्ता की डेथ हो जाती है, तो कर्ता की डेथ के बाद बिजनेस क्लोज नहीं होगा। जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर, यानी कि उस फैमिली का जो सबसे बड़ा मेंबर होगा ना, एल्डेस्ट मेंबर, वो क्या बन जाएगा? कर्ता। वो क्या बन जाएगा? कर्ता। अब माइनर मेंबर्स की बात करते हैं, जिनकी एज 18 साल से कम है। क्या वो मेंबर्स बन सकते हैं एचयूएफ के? यस। मेंबरशिप कैसी होती है? मेंबरशिप तो बाय बर्थ होती है, तो इसलिए माइनर कैन ऑल्सो बी द मेंबर्स ऑफ द बिजनेस। अब बात करते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के मेरिट्स, यानी कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहला है इफेक्टिव कंट्रोल। सारा कंट्रोल किसके पास होता है? कर्ता के पास। तो सारे डिसीजंस कौन लेता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में? कर्ता। जिसकी वजह से सारे डिसीजंस कैसे होते हैं? फास्ट होते हैं, जिसकी वजह से हमारी कोई अपॉर्चुनिटी भी मिस नहीं होगी। सेकेंड इज कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस। अभी हमने फीचर्स में पढ़ा था कि अगर कर्ता को कुछ हो भी जाता है, यानी कि कर्ता की अगर डेथ हो जाती है, तो उसके बाद जो फैमिली का नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर होगा, यानी कि जो फैमिली का बड़ा मेंबर होगा, वो क्या कर लेगा? कर्ता की पोजीशन ले लेगा। तो इसलिए बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और बिजनेस के क्लोज होने के कोई चांसेस नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। हमने पढ़ा था कर्ता को छोड़कर बाकी सभी की लाइबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड। जितना उनका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में शेयर है, सिर्फ उतनी ही उनकी लाइबिलिटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन। जब एक ही फैमिली के सारे मेंबर्स बिजनेस को चलाते हैं, तो उन सबके बीच में लॉयल्टी होती है, एक विश्वास होता है, फेथ होता है एक दूसरे के ऊपर। साथ ही साथ अगर बिजनेस सक्सेसफुल होगा तो उससे पूरी फैमिली की अचीवमेंट मानी जाएगी। तो इसलिए सभी लोग एक दूसरे को क्या करते हैं? कोऑपरेट। अब हम पढ़ते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की लिमिटेशंस। सबसे पहली लिमिटेशन है लिमिटेड रिसोर्सेज की। लिमिटेड रिसोर्सेज, अब एक एचयूएफ के केस में जो रिसोर्स होता है वो सिर्फ क्या होता है? एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के अलावा कोई और रिसोर्सेज नहीं लेके आते मेंबर्स, तो जो कैपिटल होती है वो बहुत लिमिटेड होती है। सेकेंड पॉइंट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता।
सारे मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, पर सिर्फ कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। यानी कि कल को अगर बिजनेस सारे डेट्स यानी कि सारे उधार जो लिए हुए हैं वो नहीं चुका पाता, तो कर्ता को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी तक भी बेचनी पड़ सकती है उस कर्जे को चुकाने के लिए। अब थर्ड पॉइंट हम देखते हैं, डोमिनेंस ऑफ कर्ता। एक कर्ता सारे फैसले खुद लेता है, सारा कंट्रोल किसके पास होता है? कर्ता के पास। तो ज़रूरी नहीं है कि उसके फैमिली के सारे मेंबर्स उसकी बात से एग्री करें। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बाकी मेंबर्स जो हैं उसकी बात को एक्सेप्ट ना करें। अब फोर्थ पॉइंट इज लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। सारा बिजनेस कौन कंट्रोल करता है? कर्ता। पर हमने देखा है कि एक पर्सन हर फील्ड में अच्छा नहीं हो सकता। हर फील्ड में एक्सपर्ट होना बहुत टफ टास्क है और बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि एक सिंगल पर्सन हर चीज़ में एक्सपर्ट है। तो इसकी वजह से कभी कभी हो सकता है कि बिजनेस को कोई नुकसान भी हो जाए, क्योंकि जब सारे डिसीजन सिर्फ कर्ता लेगा और कर्ता हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं होता, तो हो सकता है उसके डिसीजंस की वजह से बिजनेस को कुछ लॉस हो जाए।